हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी 360 जो बुक है इनके हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख रहे थे। और इसमें हम लोग सिक्स क्लास सिक्स को 7, 8 और 9 को जो है कंप्लीट कर ली है। तो इसका वन शॉट के माध्यम से, मतलब एक क्लास का एक वीडियो, ऐसे ही 6, 7, 8 और 9 का 4 वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो है अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी नहीं देखे हैं उसको प्लेलिस्ट बनाया, देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो है क्लास 10 देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 के क्वेश्चन को देखते हैं। और क्लास 10 में जो है टोटल 5 अध्याय दिया गया है। इसमें जो है पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनाना, फिर है औद्योगिकीकरण का युग और मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो चलिए हम लोग अध्याय जो है जितना 5 अध्याय दिया गया है एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करते हैं और क्लास 10 को देखते हैं। तो हिस्ट्री क्लास 10 अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेडरिक साड़ियों किस देश से संबंधित कलाकार था। तो फ्रेडरिक साड़ियों जो है ये फ्रांस से संबंधित थे। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक साड़ियों ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा और जो उसके शब्दों में जो है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो 1848 में जो है फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक साड़ियों, इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और इसी में जो है उसने सपनों का एक संसार रचा था और उसके शब्दों में जो है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बनाया था। फ्रेडरिक साड़ियों 4 मित्रों की एक श्रृंखला कब बनाई। तो 1848 में। अभी हम लोग देखें निरंकुशवाद शब्द से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद क्या होता है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। तो यही होता है निरंकुशवाद। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है उसे जो है निरंकुशवाद कहा जाता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं, उन्हें निरंकुशवाद जो है निरंकुश सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो 1789 में। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 में हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस का एक राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई। तो राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति जो किस क्रांति से हुई थी, तो ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से। तो यहाँ देखिए राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस का एक राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर अंकुश राजा का आधिपत्य था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। फिर है फ्रांसीसी क्रांति जो कि राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो ये सही है। फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासक से मुक्त कराएं। ये भी सही है। इसमें केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के समय जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किस पत्रकार से डिजाइन किया गया था। तो ये एंड्रियसोम रेव नाम से डिजाइन किया गया था। आगे है नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो नेपोलियन की संहिता से नाम से क्या जाना जाता है। तो 1804 की नागरिक संहिता जो है जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 1804 की जो नागरिक संहिता है इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। फिर नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। ये भी सही है। डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने
प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। तो ये भी सही है। इसे पूछा गया कौन सा सत्य है, तो सभी सही है। यहाँ देखिए, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मन में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। तो ये सभी सही है। लाइप्जिग का युद्ध कब हुआ था? तो लाइप्जिग का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1813 में। तो लाइप्जिग का युद्ध जो है 1813 में हुआ था। नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया था? तो नेपोलियन द्वारा जो इटली पर हमला 1797 में किया गया था। तो 1797 में नेपोलियन द्वारा इटली पर हमला किया गया था। तो नेपोलियन का इटली पर हमला नेपोलाई युद्धों की शुरुआत। तो नेपोलियन के जो है इटली पर हमला से ही नेपोलाई युद्ध की शुरुआत हुई थी। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण जो है 1859 से 70 के बीच हुआ था। तो इटली का एकीकरण 1859 से 70 के बीच हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1866 से 1871 के बीच हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? तो 18वीं सदी में। तो इंग्लैंड में जो है औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। तो ब्रिटेन में जो है इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ था और फ्रांस और जर्मनी और उसके जो है कुछ राज्य के हिस्सों इसमें जो है औद्योगिकीकरण जो है 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकीकरण किस सदी में आरंभ हुआ? तो ये हुआ है 19वीं सदी में। तो फ्रांस और जर्मनी में जो औद्योगिकीकरण है ये 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है उदारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़े हुए थे। नए वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों की पूंजी एवं आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। पूछा गया कौन सा सही है? तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। यहाँ देखिए, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म का शब्द का जो है लातिन भाषा में मतलब लेटिन भाषा में मूल लेबर आधार पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों जैसे पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों ने की जोरदार मांग थी। नेक्स्ट, नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? तो 1815 में। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो नेपोलियन का हार कब हुआ था? 1815 में। और रूढ़िवादी थे, ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित संस्थाएं जो थी राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना जरूरी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आधार पर विचार कीजिए। नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी भावना से प्रेरित थी। फिर है 1812 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। फिर है समझौते तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि वियना में मिले थे। तो ये सही है। यहाँ देखिए, ये जो दिया 1812 में यही गलत है। 1815 में भी हम लोग देखें नेपोलियन की हार हुई थी। बाकी स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। समझौता तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि कहाँ मिले थे? तो वियना में मिले थे। फिर है वियना संधि का उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। तो ये भी सही है। इसमें 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थे।
रूढ़िवादी मानते थे कि सरकार और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्था जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना से मिले। इन सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इसमें प्रतिनिधि ने 1815 में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया जिन पर उनका कब्जा था। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने जर्मन महासंघ में कितने राज्य स्थापित किए थे? तो नेपोलियन द्वारा जो है जर्मन महासंघ में 39 राज्य स्थापित किए गए थे। तो नेपोलियन द्वारा जो है जर्मन महासंघ में 39 राज्य स्थापित किए गए थे। जूसेपी मेस्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था? तो जूसेपी मेस्सिनी जो है ये क्रांतिकारी था इटली का। तो जूसेपी मेस्सिनी इटली का क्रांतिकारी था। जूसेपी मेस्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जूसेपी मेस्सिनी का जन्म हुआ था जेनोआ में। तो जूसेपी मेस्सिनी का जन्म जो है ये जेनोआ में हुआ था। जूसेपी मेस्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में जुलाई में हुआ था। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मेस्सिनी। उनका जन्म 1807 में जोनाओ में हुआ था और वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। तो जूसेपी मेस्सिनी का जन्म जो है जोनाओ में 1807 में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। नेक्स्ट है, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो ये मेस्सिनी द्वारा किया गया था। तो यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना जूसेपी मेस्सिनी के द्वारा किया गया था। आगे है, प्रथम उदारवादी विद्रोह फ्रांस में कब हुआ? तो 1830 में। तो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा जिन्होंने 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता बहाल किया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारी ने उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट देखिए है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। यह कथन किसका था? तो यह मेटरनिख का था। तो मेटरनिख का कथन था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन किसका था? तो मेटरनिख का था। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? तो 1821 में। तो यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से हुआ। फिर राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने एक अहम भूमिका निभाई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल 2 सत्य हैं। तो राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृत ने एक अहम भूमिका निभाई, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए है, पेरिस में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1848 में हुआ था। पेरिस में कृषक विद्रोह 1848 में हुआ था। सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ कब विद्रोह किया? तो 1845 में। तो सिलेसिया के बुनकर जो है ठेकेदार के खिलाफ कब विद्रोह किए थे? तो 1845 में इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है, सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ क्यों विद्रोह किया था? तो ठेकेदार द्वारा बुनकरों का शोषण होता था, इसके लिए यह विद्रोह किया गया था। आगे 1871 में किसे जर्मन का सम्राट घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को जो है 1871 में जर्मन का सम्राट घोषित किया गया था। आगे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें असत्य चुनना है। तो यहाँ देखिए, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। तो ये सही है। वर्साई के हॉल ऑफ मिसर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा बिस्मार्क के नेतृत्व में, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा सच है? तो कोई भी इसमें सच नहीं है, दोनों सही है। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्य में। तो 19वीं सदी के मध्य में जो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो जूसेपी मेस्सिनी द्वारा जो है यंग इटली नामक जो है एक गुप्त संगठन बनाया गया था। आगे है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया था? तो इमैनुअल द्वितीय को। इमैनुअल द्वितीय को जो है एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था 1861 में। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, नाड़ी रूपकों का आविष्कार किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में। तो नाड़ी रूपकों का आविष्कार जो 19वीं सदी में हुआ था। आगे निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नाड़ी रूपकों का आविष्कार कलाकार ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में नाड़ी रूपकों का नाम मरियान दिया गया। तो पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही है।
तो नारी रूपकों का आविष्कार जो है कलाकार द्वारा कब किया गया, तो 19वीं सदी में किया गया था और फ्रांस में नारी रूपकों का नाम जो है मरियान दिया गया था। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसमें से बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा कौन सा हो जाएगा, रोमानिया और बुल्गारिया, अल्बेनिया और यूनान और मेसिडोनिया और क्रोएशिया। तो ये सभी जो है बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ देखिए 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, फिर है बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो शामिल है। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ है बाल्कन 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी का तनाव का क्षेत्र था, तो ये सही है। बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, तो ये भी सही है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बाल्कन जो है 1871 में यूरोप में एक राष्ट्रवादी तनाव का जो है क्षेत्र था और बाल्कन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी के तहत हम लोग का जो है क्लास 10th का जो है अध्याय नंबर 1 कंप्लीट हो गया और हम लोग अध्याय नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए अध्याय 2 है भारत में राष्ट्रवाद। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें अध्याय 2 में, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, तो ये सही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्लू की महामारी फैल गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है गांव में अंग्रेज द्वारा सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पूछा गया कौन सा सत्य है, तो तीनों सही है। तो यहाँ चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इनके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे के लिए 1 और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्धों के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोग की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया था। इसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918-19 और 1919-20 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया था। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो इसी कारण जो है महान विभाजक वर्ष जनसंख्या का जो है 1921 की जनगणना के दौरान लोग मानते हैं। और मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध के टाइम की बात है। और इसी समय जो है फ्लू भी फैल गया था और ग्रामीण लोग को जो है अंग्रेज द्वारा जबरन सिपाही में भर्ती करवाया जा रहा था और कीमत जो है ये दोगुनी हो चुकी थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही था प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में। नेक्स्ट है 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे। तभी हम लोग देखें 120 से 130 लाख लोग जो है 1921 की जनगणना के अनुसार महामारी के कारण जो है मारे गए थे। नेक्स्ट महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो ये लौटे थे 1915 में। तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो ये था चंपारण सत्याग्रह। तो भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। फिर चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और ये बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो इसके संबंध में हम लोग आगे भी देखेंगे। और चंपारण आने के लिए क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को जो है कौन प्रेरित किए थे, और तो ये राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। और ये राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से कहाँ मिले थे, तो ये 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे लखनऊ में। तो आप लोग बताइएगा 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो खेरा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। तो खेरा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था।
1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालात में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दिया जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। तो 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और ये जो है लगान नहीं चुकाने के विरोध में था, क्योंकि फसल नष्ट हो गया था और प्लेग की महामारी के कारण जो है किसान जो है कर चुकाने से असमर्थ थे। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है ये 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो 1921 में इस कामयाबी से उत्साहित महात्मा गांधी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को जो है मतलब आगे यहाँ पे छोड़ा गया है, पारित किया गया था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा, महात्मा गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 10 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है अमृतसर में यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये बाग जो है जल्ली नामक एक व्यक्ति का था, तो इसलिए इसे जो है जलियांवाला बाग कहा जाता है। और यहीं पे जो है जनरल ओ डायर जो है तो वहाँ जो है उसके द्वारा गोली चलाई गई थी और जिससे क्या है बहुत सारे जो है निर्दोषों की हत्या हुई थी। तो ये जो है 13 अप्रैल को हुआ था। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 और 2 सही है। आगे देखिए क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। तो ये सही है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। तो ये भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह वापस ले लिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इससे चंपारण सत्याग्रह का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है पूछा गया कौन सा सत्य है, तो केवल 1 और 2 इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए है जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में स्थित है। तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को गांधी जी द्वारा आह्वान किया गया था। तो ये किया गया था असहयोग आंदोलन का आह्वान। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का आह्वान किया गया था और ये कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और वापस कब लिया गया था, तो 1922 में जो है 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में जो है एक घटना हो गई थी, जिसके कारण इसे वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया था। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो बम्बई में। कब किया गया था, तो मार्च 1919 में। तो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया गया था बम्बई में। नेक्स्ट, खलीफा की तत्कालिक शक्ति की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था मुंबई में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1920 में। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1920 में शुरू किया गया था। हिंद स्वराज किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1919 में महात्मा गांधी ने इसमें कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है प्रकाशित हुआ था 1909 में। तो हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में प्रकाशित हुआ था।
प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन देश से स्थापित किया गया था, तो ये भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी कहे हैं कि भारत में जो है ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित किया गया है। और हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? तो 1909 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव 1920 में किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो नागपुर अधिवेशन में। तो असहयोग आंदोलन पर जो है मुख्य प्रस्ताव 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। नेक्स्ट चलिए हैं, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1921 में। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन इसके लिए अलग अलग सबका जो है अर्थ था। नेक्स्ट है, शहरों में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो शहरों में क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसमें देखिए, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए, तो ये सही है। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांत में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, तो ये भी सही है। व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। तो ये सभी है असहयोग आंदोलन का प्रभाव। शहरों में असहयोग आंदोलन क्यों धीमा पड़ने लगा? खादी का कपड़ा महंगा होता था जिसे गरीब नहीं खरीद सकते थे, तो ये सही है। फिर है, ब्रिटिश संसाधनों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी, ये भी सही है। वैकल्पिक संसाधनों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, तो ये भी सही है। कोई भी भारतीय चीज़ को जो है बनाने के लिए इसमें कम लागत में बने, इसका जो प्रक्रिया धीमा था। और ब्रिटिश संस्थान का जो पूरा तरह से बहिष्कार करेंगे इसमें समस्या हो रही थी। और खादी का कपड़ा जो होता था ये महंगा था, तो इसलिए गरीब लोग इसे नहीं खरीद पा रहे थे, इसलिए ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल पाया। तो इसमें उपयुक्त में जो है सभी हो जाएगा आंदोलन को धीमा पड़ने का कारण शहर में। नेक्स्ट है, अवध में किसान का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र। तो अवध में किसानों का नेतृत्व किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। तो बाबा रामचंद्र जो है ये फिजी में पहले जो है गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1920 में। तो अवध किसान सभा का गठन 1920 में किया गया था। अवध किसान सभा का आंदोलन किसके खिलाफ था? तो अवध किसान सभा का आंदोलन जो है खिलाफ था तालुकदार और जमींदार से। तो अवध किसान सभा का आंदोलन जो है तालुकदार और जमींदार के खिलाफ था। वह सन्यासी किसान नेता जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किए थे। अभी हम लोग देखें बाबा रामचंद्र, और इन्होंने जो है अवध में जो है किसान सभा का नेतृत्व किए थे। तो बाबा रामचंद्र जो है ये फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, और अवध किसान सभा का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। तो आंध्र प्रदेश के किस पहाड़ी में जो है उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था? तो गुडेम पहाड़ी में। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में जो है एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। नेक्स्ट, उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। तो उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन जो 1920 में हुआ था, जिस टाइम जो है देश में असहयोग आंदोलन चल रही थी। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ये सही है। 1970 से बारदोली सत्याग्रह हुआ था, तो 1928 इसका टाइम दिया जाता है। भू राजस्व को घटाने के खिलाफ हुआ था। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में असफल रहा, तो ये सफल रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखिए 2 और 3 असत्य है। 2 में क्या था? बारदोली सत्याग्रह 1927 में हुआ था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। और क्या था? ये असफल रहा, तो ये जो है असफल नहीं रहा था, ये सफल रहा था। नेक्स्ट है, उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अल्लूरी सीताराम राजू। तो गुरिल्ला आंदोलन जो है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? तो इसे फांसी 1924 में दी गई। तो अल्लूरी सीताराम राजू को जो फांसी 1924 में दी गई थी। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे।
तो ये जो है आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे देखिए है, किस एक्ट के तहत काम करने वाले असम के मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो ये जो है इनलैंड एम्ब्रिगेशन एक्ट के तहत जो है असम में जो है चाय बागान में जो मजदूर काम कर रहे थे, इसे बागान से बाहर जाने की जो है इजाज़त नहीं थी। तो ये कौन सा एक्ट था? तो इनलैंड इम्ब्रिगेशन एक्ट। तो इनलैंड इम्ब्रिगेशन एक्ट के तहत जो है मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। नेक्स्ट, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में। और चोरा चोरी कांड के कारण ही जो है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया गया था, क्योंकि ये हिंसक हो गया था इसलिए। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया? तो चोरा चोरी कांड के बाद जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किए थे। असहयोग आंदोलन कब वापस लेने का फैसला किया गया? तो फरवरी 1922 में। तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने और के द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। यहाँ जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो इससे जो है नाराज थे चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। 1922 में जो है गया अधिवेशन में इन लोगों ने घोषणा की जो हम लोग स्वराज पार्टी बनाएंगे। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो साइमन कमीशन। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है साइमन कमीशन की घटना से संबंधित है, क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। और इसी के खिलाफ जो है लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा जो है एक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चलाया जा रहा था, और इसी में लाला लाजपत राय द्वारा जो है सैंडर्स के आदेश पे लाठीचार्ज किया गया और जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। और भारत कब आया? तो 1928 में। और यहीं पर जो है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। तो यहाँ देखिए मुस्लिम लीग जो है ये भी इनका साइमन कमीशन का जो है विरोध किए थे। तो मुस्लिम लीग द्वारा जो भी है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है इस प्रदर्शन में हिस्सा लिए थे, और इसी में जो है लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन विरोध को शांत करने के लिए किस वायसराय ने डोमिनियन स्टेटस लाया था? तो डोमिनियन स्टेटस किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो साइमन कमीशन का विरोध को शांत करने के लिए इरविन के द्वारा जो है डोमिनियन स्टेटस लाया गया था। तो ये लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल का ऐलान किया। गोलमोल मतलब गोलमेज जो हुआ था, उन्होंने इस पर कोई भी समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो कुल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत में लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन को भारत में लाने का क्या उद्देश्य था? राजस्व के नए स्रोत का अध्ययन, भारत में शिक्षा के प्रसार और सुधार का आकलन करना, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। तो ये सभी सही हो जाएगा इसमें साइमन कमीशन को भारत में लाने के लिए। साइमन कमीशन में जो है कुल 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया है। और इसीलिए भारत जो है इनका भारतीय लोग विरोध किए थे कि अगर भारत के संविधान के बारे में या भारत से संदर्भित जो है कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो इसे भारत के मेंबर कैसे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इनका विद्रोह की मतलब इस साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा किया गया था, क्योंकि इसके सातों के सातों जो थे सदस्य ये जो थे ब्रिटिशर थे, और इसका विरोध किया गया था और 1927 में आया था, और 1928 में ये भारत आए थे, और इसी के बेसिस पे जो है 1935 का जो है कानून बना था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के काल में। तो साइमन कमीशन का गठन जो इरविन के काल में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इरविन के काल में। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और इसी में जो है पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था। और इसी दिन घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से जो भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो इसी दिन घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है, मध्यम मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था
पक्ष में थे, लेकिन इसमें खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये गलत है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1930 में हुआ था, तो क्या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1930 में हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था, ये भी गलत है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लाहौर अधिवेशन में तय किया गया 26 जनवरी 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे तय किया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूछा गया कौन सा असत्य है? तो सभी के सभी इसमें असत्य है, तो इसमें सभी असत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की और बहुत ही लोगों को ध्यान दिया गया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी में ठोस मुद्दों को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी वायसराय इरविन को एक खत लिखे। उस खत में 21 मांगों का उल्लेख किया गया था, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। उस खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी, ये सही है। गांधी जी लिखे थे कि अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मांगी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ 2 और 3 सही है। यहाँ देखिए 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा महात्मा गांधी द्वारा और इस खत में 11 मांग की उल्लेख था। तो इसमें कितना मांग का उल्लेख था? तो 11 मांग का उल्लेख किया गया था। कुछ समान मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपति से लेकर किसानों की बड़ी तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों का सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जिम्मेदारी को महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का एक पत्र अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मांगी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं थे, तो वहाँ पे अल्टीमेटम की तरह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जो अगर उनकी 11 सूत्री मांग इसे कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा जो है 11 सूत्री मांग रखा गया था इरविन के सामने और कहा गया था अगर इसे 11 मार्च तक नहीं माना जाएगा तो कांग्रेस जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन करेगी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कितने विश्वस्त वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू किए थे? तो महात्मा गांधी जो है अपने 78 अनुयायी के साथ जो है शुरू किए थे अपना नमक यात्रा। फलस्वरूप महात्मा गांधी अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियर्स के साथ नमक यात्रा शुरू किए। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तट कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। तो महात्मा गांधी द्वारा जो ये शुरू की गई थी किसके साथ? 78 अनुयायी के साथ शुरू की गई थी और ये 224 मील का यात्रा जो है चला गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और ये 24 दिन की यात्रा थी और 6 अप्रैल को जो है दांडी पहुंचा गया था साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो साबरमती आश्रम से ये प्रारंभ हुई थी और 24 दिन तक रोज लगभग 10 मील का यह सफर तय किया गया था। गांधी जी जहाँ रुकते थे हजारों लोग उनसे मतलब सुनने आते थे। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी की नमक यात्रा 240 किलोमीटर तक चला था, सही है। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू किया, यह भी सही है। महात्मा गांधी जी टोली के 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील तक का सफर किए थे, तो ये भी सही है। इसमें जो है सभी सही है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था दांडी से। तो कभी भी साबरमती नहीं मारिएगा, साबरमती से यात्रा शुरू किया गया था। नमक यात्रा लिखा रहेगा तो साबरमती से शुरू किया गया था। दांडी पहुंचकर यहाँ से 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा किए थे नमक बनाने के साथ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौता में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है जाने के लिए माने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहला और तीसरा में भाग नहीं लिया गया था।
और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है एकमात्र जिसमें कांग्रेस द्वारा भाग लिया गया था, और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के कौन गए थे, तो महात्मा गांधी गए थे। नेक्स्ट है, देखिए, गांधी अहिंसा समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने की सहमति व्यक्त की। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई थी। तो यही जो है, इसी गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हुए थे, लेकिन उसमें जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के लिए नहीं माने थे, तो इसीलिए। नेक्स्ट है, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। महात्मा गांधी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन कब गए थे, तो 1931 में गए थे। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत किया। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो 1928 में दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो स्थापना की गई थी। इसके नेता में कौन थे, तो भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता की एक प्रतीकों का निशाना बनाया था। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फिरोज शाह दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका था, तो 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। भगत सिंह को कितने वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी, तो 23 वर्ष की उम्र में। तो भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। ये तो यहाँ है, बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश में किसान को संगठित करते हैं। तो बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश में किसान को संगठित कब किया जाता है, तो 1918-19 में। फिर अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब होता है, तो ये होता है 1930 में। तो इसकी स्थापना 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया जाता है, तो 1931 में, जब महात्मा गांधी इरविन से समझौता किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए, उसी टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। लेकिन गांधी जी फिर पुनः आकर आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था 1932 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था, तो ये भी 1931 में हुआ था। इस तरह हम लोग का 1 नंबर सही है। यहाँ देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कब हुआ है, तो 1932 में। अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1930 में। बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश में किसानों को संगठित किया था 1918-19 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था फरवरी 1922 में, मतलब बंद हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलित को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। तो क्या ये सही है, तो ये सही है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच काफी विवाद हो गया था, तो ये भी सही है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की बात मान ली और डॉक्टर अंबेडकर आमरण अनशन पर बैठ गए, तो ये यहाँ पे गलत है। इसमें केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में। मोहम्मद अली जिन्ना किस मांग पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने को तैयार था, तो किस मांग पर पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार था, तो मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट दी जाए, मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की जाए, तो ये दोनों के लिए तैयार थे। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। भारत माता की विख्यात छवि का किसने चित्रित किया था, तो भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है भारत माता की जो विख्यात छवि को चित्रित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि कब चित्रित किया, तो 1905 में।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। और इसी में गांधी जी द्वारा जो है करो और मरो का नारा दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त को शुरू की गई थी। और इसी आंदोलन में है जो है 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी प्रमुख नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर आप लोग से पूछे नेतृत्व विहीन आंदोलन कौन सा था, बिना किसी नेता के आंदोलन चल रहा था, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आगे है किस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। और इसी की तरह जो है हम लोग का क्लास 10th का जो है अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अध्याय नंबर 3 देखेंगे और अध्याय 3 है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो अब हम लोग देखेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय 3। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल में पहले विश्व में विभिन्न देशों में व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग कौन से थे? तो ये मार्ग कौन सा था? तो सिल्क मार्ग। तो आधुनिक काल में जो है विश्व में विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग कौन सा था? तो ये सिल्क मार्ग था। आगे आधुनिक काल के पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म किस मार्ग में फैला था? तो बौद्ध धर्म जो है सिल्क मार्ग से ही जो है फैला था। आधुनिक भारत के पहले सिल्क मार्ग एशिया को किन किन महाद्वीप से जोड़ते थे? तो ये एशिया को जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ते थे। तो आधुनिक भारत का जो है जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। फिर है आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? तो आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था 1845 में। तो आयरलैंड में आलू अकाल 1845 में हुआ था। आगे है 18वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे धनी देश में से कौन गिना जाता था? तो 18वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे धनी देश में कौन गिना जाता था? तो ये था भारत और चीन। तो चीन और भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश में गिना जाता था। फिर आगे देखिए है निम्नलिखित के आधार पर विचार कीजिए। 19वीं सदी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह का प्रवाह का उल्लेख किया है। फिर है इन्होंने पहला प्रवाह व्यापार का होता था, दूसरा प्रवाह पूंजी का होता था और तीसरा प्रवाह श्रम का होता था। पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए केवल यहाँ देखिए अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक में 3 तरह की गतियों या प्रवाह का उल्लेख किया है। पहला प्रवाह व्यापार का होता था, 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं के व्यापार तक सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता था और इसमें लोग का रोजगार की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता था, इसमें अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दिया जाता है। यहाँ क्या दिया गया है? पहला प्रवाह जो है व्यापार का, दूसरा पूंजी का होता था और तीसरा प्रवाह श्रम का होता था। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सत्य है? तो केवल एक सत्य है क्योंकि 2 गलत है। 19वीं सदी में ब्रिटेन में कॉर्न लॉ में किस फसल पर पाबंदी लगा दी थी? तो मक्का पर। तो कॉर्न लॉ से मक्का पर जो है ब्रिटेन में पाबंदी लगा दी गई थी। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था कब सामने आई? तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आई 1890 में। आगे 19वीं सदी के में खाद्य पदार्थों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल होता था? तो रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। केनाल कॉलोनी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नए नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। तो क्या ये सही है? तो ये सही है। भारत में केनाल कॉलोनी राजस्थान के प्रांत में बसाया गया था। तो ये गलत है, इसमें केवल एक सही है। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तान पैरती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती किया जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों पर लोगों को लाकर बसाया गया था। तो कहाँ? पंजाब के स्थानों पर लाकर बसाया गया था। किस फसल की खेती के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार ने पंजाब में केनाल कॉलोनी बसाया था? तो कपास, गेहूं और मक्का के लिए। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है रिंडपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैलती है? तो अफ्रीका में। तो रिंडपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैलती है? तो अफ्रीका में फैलती है। रिंडपेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी? तो 1890 में अफ्रीका में रिंडपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। आगे देखिए है 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था नई दास प्रथा। तो 19वीं सदी की अनुबंध व्यवस्था को दास प्रथा कहा जाता था।
त्रिनाद और गुयाना में कौन सी मशहूर म्यूजिक है? त्रिनाद और गुयाना में कौन सी मशहूर म्यूजिक है? तो चटनी म्यूजिक। तो चटनी म्यूजिक जो है त्रिनाद और गुयाना में प्रसिद्ध है। आगे है, सन 1800 के आसपास सूती कपड़ा का निर्यात कुल भारतीय निर्यात के 30% से घटकर 1970 में कितना हो गया था? तो ये हो गया था 3% हो गया था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर कितना हो गया? तो 35% हो गया था कच्चे कपास का निर्यात। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध किस देश को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया था? तो अमेरिका को। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया था। किसको? तो अमेरिका को बना दिया था। आगे देखिए है, आर्थिक महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो आर्थिक महामंदी जो है ये 1930 में प्रारंभ हुई थी। तो आर्थिक महामंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी। भारत में गेहूं की कीमत 50% कब गिर गई? तो 1934 के बीच जो है भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। 1934 के बाद में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो बाढ़ के कारण, महामंदी के कारण, या कम उत्पादन के कारण? तो सभी हो जाएगा इसमें आंसर। यहाँ देखिए है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना। आगे देखिए है, विश्व बैंक और IMF के फैसले का कौन सा देश वीटो कर सकता है? तो अमेरिका। तो विश्व बैंक और IMF के जो है फैसले का वीटो कौन कर सकता है? तो अमेरिका द्वारा किया जा सकता है। तो इसी तरह हम लोग का जो है अध्याय नंबर 3 कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग अध्याय नंबर 4 देखेंगे। और अध्याय नंबर 4 है औद्योगिकीकरण का युग। तो अध्याय नंबर 4 हम लोग देखेंगे औद्योगिकीकरण का युग। तो चलिए अब हम लोग अध्याय नंबर 4 को देखते हैं। तो आप लोग से ये भी बता दे रहे हैं, जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जो है इंपॉर्टेंट PDF और जो है करेंट का क्वेश्चन दिया जाता है और सभी अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो इसलिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ जो है इंपॉर्टेंट कुछ PDF भी जो है वहाँ पे हमेशा दिया जाता है। तो और टेस्ट का भी PDF दिया जाता है और करवाया जाता है, इसलिए आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग जो है अध्याय 4 को देखते हैं। और एक बार जो भी मतलब और भी सब्जेक्ट का जो है साइंस का, ज्योग्राफी का वीडियो चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग NCERT 360 बुक का जो है साइंस का और ज्योग्राफी का भी जो है 10 तक करवाया गया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जल्दी हम लोग हिस्ट्री जैसे ही 10 तक कंप्लीट होगा, इसके बाद 9, 10 बचा हुआ ज्योग्राफी इनको लाएंगे और तुरंत पॉलिटी फिर इकोनॉमिक्स इस तरह से जो है करवा देंगे। तो ADO और ये जो एग्ज़ाम है इधर दरोगा मेंस, ये सब के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे NCERT ये समझिए तो मेन NCERT ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी TRE 4 में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबके सब समझिए, जितना भी GS का पोर्शन होगा सबका सब इसी से आएगा। एक भी करंट को छोड़ के एक भी GS इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि मेन NCERT से ही क्वेश्चन दिया जाता है। और अगर आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन को लेके चैलेंज करते हैं तो वो भी NCERT से ही होता है, क्योंकि NCERT का ही मान्य दिया ही जाता है। तो इसलिए इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग जो भी है प्लेलिस्ट बना हुआ है देख लीजिएगा। और अब हम लोग अध्याय नंबर 4 औद्योगिकीकरण का युग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था? तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला था? 1730 में। तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिरी में हुआ था। तो 1730 में पहला कारखाना खुला था, लेकिन 18वीं सदी के अंत तक जो है इसमें तेजी से जो है बढ़ोतरी हुआ था। आगे है, 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए कितने पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था? तो 25 लाख टन जो है कच्चे कपास का आयात करता था ब्रिटेन अपने कपास के उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है रिचर्ड आर्कराइट द्वारा तैयार की गई थी। तो सूती कपड़े मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट द्वारा तैयार की गई थी। आगे है, मशीन उद्योग के युग में पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और कौन से उत्पाद को दबदबा रहता था? तो मशीन उद्योग के युग में जो है अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और कौन से उत्पाद को दबदबा रहता था? तो सूती। तो रेशमी और सूती जो है इसका दबदबा रहता था भारत का। भारत में पैदा होने वाला कपास किस किस्म का था? तो महीन कपास। तो भारत में जो है महीन कपास पैदा होता था।
बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। आगे, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में एक रिसरा पड़ता है, वहाँ पे जो है भारत की पहली जो है जूट मिल लगी थी। तो 1817 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाली मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने भी किया था। भारत की पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1855 में। तो भारत की पहली जूट मिल 1855 में स्थापित की गई थी और 7 साल बाद 1862 में चालू हुई थी। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी। 1860 के दशक में एल्गिन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो कानपुर में। अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल कब शुरू हुई थी? तो 1861 में। अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल 1861 में शुरू हुई थी। मद्रास में पहली कताई और बुनाई की मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1874 में। तो मद्रास में पहली कताई और बुनाई की मिल 1874 में शुरुआत की गई थी। 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सेठ हुकुमचंद द्वारा स्थापित किया गया था 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल। 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में। 1912 में भारत का पहला लौह और इस्पात केंद्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। आगे है, 1912 में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। फिर मैनचेस्टर ने के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया। वे कपड़े बंडलों पर डैश लगते थे। क्या लगते थे? तो लेबल लगाते थे। नया उपभोक्ता पैदा करने का तरीका क्या था? लेबल, विज्ञापन, फिर है स्टिकर। तो विज्ञापन था। तो विज्ञापन जो है नया तरीका था करने का। अब देखिए अध्याय 5 है और ये जो है क्लास 10th का लास्ट अध्याय है और अध्याय 5 है मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देश में आई थी? तो चीन, जापान और कोरिया। तो चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण की तकनीक पहले आई थी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताब छापी जाने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एक्नॉइड शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेख या खुशावत बीते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षर में सही से गलतकारी जो है लिखते थे। तो पहली मुद्रण कहाँ हुई थी? चीन, जापान और कोरिया में। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो जापान में जो है छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध प्रचारक द्वारा लाई गई थी। तो जापान में छपाई की तकनीक जो है चीनी बौद्ध प्रचारक द्वारा लाई गई थी। आगे क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी थी? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन हो जाएगा? तो डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र जो है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी। तो डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी पुस्तक हो जाएगी। आगे, डायमंड सूत्र पुस्तक कब छपी थी? तो डायमंड सूत्र पुस्तक कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में और ये जो है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी। और चीनी बौद्ध प्रचारक द्वारा जो है ये छपाई की तकनीक को लेकर जापान में आए और जापान की सबसे पुरानी जो है 1868 में छपी पुस्तक थी डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र थे। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्ते और कागज की नोट पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि के छपते थे और गद्यकारी भी किताब सस्ती और सुलभ थी। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब तक कर लिया था? तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था? तो 1448 में। तो गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल। तो गुटेनबर्ग द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया गया था? तो 1448 में। और जो पहली पुस्तक छापी थी उसका नाम क्या था? तो बाइबिल था। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उन्होंने 3 साल लगे थे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। तो 180 प्रतियां बनाने में कितना दिन लग गया था? तो 3 साल लग गया था। और उस टाइम में जो है ये बहुत दिन होता था 180 प्रतियां बनाना। अभी तो 180 प्रतियां कुछ मिनट का सेकेंड में बन जाता है। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने प्रथम पुस्तक कौन छापी थी? तो बाइबिल। तो गुटेनबर्ग द्वारा जो है पहली पुस्तक छापी गई थी बाइबिल। और उनके द्वारा कब जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो है कर ली गई थी? तो 1448 में। नेक्स्ट देखिए है,
मुद्रण क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुद्रण क्रांति आने से किताब की कीमत बढ़ गई। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह हो गया था। किताब की बड़ी तादाद में प्रतियां छपना आसान हो गया। तो फिर कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा सही है? इसमें जो है 2 और 3 सही है। यहाँ कीमत बढ़ ही नहीं गई थी, कीमत घट गई थी। 2 और 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना में कितनी स्थापनाएं लिखी थी? तो ये 95 स्थापना जो है मार्टिन लूथर द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना में लिखी गई थी। तो कितना आलोचना लिखी गई थी? तो 95। किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर के द्वारा। किसकी आलोचना में? तो रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना में जो है लिखी गई थी। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था? तो ये मार्टिन लूथर द्वारा कहा गया था। तो मार्टिन लूथर द्वारा ये कहा गया था मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है ये। तो मार्टिन लूथर द्वारा यह कहा गया था मुद्रण ईश्वर की द्वारा दी हुई महानतम देन है या तोहफा है। नेक्स्ट देखिए है, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? तो मुद्रण संस्कृति द्वारा जो है क्रांति की स्थिति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी फ्रांसीसी क्रांति के लिए। तो फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो है मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की जो है स्थिति बनाई गई थी। फ्रांस में बाल पुस्तक को छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय कब स्थापित किया गया था? तो 1857 में। तो फ्रांस में बाल पुस्तक के लिए जो है मुद्रणालय या प्रेस कब स्थापित किया गया था? तो ये 1857 में किया गया था। यहाँ देखिए 19वीं सदी के आखिर में प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ पुस्तकें का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस मुद्रणालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 17वीं सदी में ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। फ्रांस में 1757 सिर्फ बाल पुस्तक छापने के लिए एक प्रेस स्थापित किया गया था। पेनी मैगजीन्स खासकर पुरुषों के लिए होती थी। 17वीं सदी में इंग्लैंड में पुस्तकों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूर, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। पूछा गया कौन सा असत्य है? तो इसमें जो है 2, 3, 4 सभी असत्य। नेक्स्ट है पेनी मैगजीन। देखिए ये हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हम लोग से इतना कभी कभार जो है पूछ दिया जाता है। बाकी किसी जो है हिस्टोरिकल जो है किसी भी देश का हो उनके बारे में कभी कोई उसका स्टेटमेंट पूछ देता है या पहली स्थापना पूछ दिया जाता है। तो इतना हम लोग के लिए जो है देखिए क्या है, पेनी मैगजीन का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1832 से 1850 इंग्लैंड में। तो पेनी मैगजीन जो है इसका शुभारंभ 1832 से 50 इंग्लैंड में हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति चालक बेलनाकार प्रेस की किसने कलाकार बनाई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी रिचर्ड एम हो के द्वारा। रिचर्ड एम हो के द्वारा बनाई गई थी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जेम्स ऑक्स्टन हिक्की द्वारा जो है भारत में बंगाल गजट जो है पत्रिका का संपादन किया गया था। जेम्स ऑक्स्टन हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया। तो ये देखिए जेम्स ऑक्स्टन हिक्की द्वारा 1780 में बंगाल गजट नामक पत्रिका का जो है साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो है एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया गया था? तो 1780 में। तो 1780 में बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किया गया था। ये साप्ताहिक पत्रिका था और किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स ऑक्स्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जेम्स ऑक्स्टन हिक्की ने बंगाल गजट पत्रिका से नाराज होकर गवर्नर जनरल बाज हेस्टिंग्स ने मुकदमा चला दिया था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। जेम्स ऑक्स्टन हिक्की ने बंगाल गजट पत्रिका अंग्रेज के पक्ष में होता था। तो क्या ये अंग्रेज के पक्ष में होता था? तो नहीं, ये विरोध में होता था। गंगाधर भट्टाचार्य वह भारतीय थे जिन्होंने बंगाल गजट पत्रिका प्रकाशित किए थे। ये भी सही है, तो इसमें केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संवाद कौमुदी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो संवाद कौमुदी जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये जो है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो संवाद कौमुदी देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित किया गया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों की टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया था।
दो फारसी अखबार जाम-ए-जहांनामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए थे। संवाद कौमुदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुए थे? 1821 में। तो समाचार कौमुदी जो 1821 में प्रकाशित हुए थे। जाम-ए-जहांनामा अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में। जाम-ए-जहांनामा और शमसुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो फारसी में। आगे देखिए है रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1820 में प्रकाशित हुआ था। फिर है तो क्या ये सही है? तो ये सही है। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कोलकाता से प्रकाशित हुआ, ये गलत है। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण वेदव्यास द्वारा प्रकाशित किया गया, ये सही है। तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। तुलसीदास की 16वीं सदी में किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित किया था। तो ये भी तो सही है, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कौन सा असत्य पूछा गया? तो इसमें ये असत्य हो जाएगा। अमर जीवन नामक किसकी आत्मकथा है? तो रस सुंदरी देवी। तो अमर जीवन आत्मकथा किसकी है? तो रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है अमर जीवन। अमर जीवन नामक आत्मकथा कब प्रकाशित हुई थी? तो 1876 में। तो अमर जीवन नामक आत्मकथा 1876 में प्रारंभ हुई थी। भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी थी? तो अमर जीवन। तो भारतीय महिला द्वारा जो है पहली आत्मकथा लिखी गई थी अमर जीवन रामसुंदरी देवी के द्वारा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिबा फुले जो है ये गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1878 में। तो यहाँ देखिए पहले क्या है, गुलामगिरी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1871 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था 1877 में, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था। तो लिट्टन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और 1882 में रिपन द्वारा इसे हटाया गया था। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। यहाँ देखिए क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस एक्ट से सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था। तो ये सही है। इस एक्ट में अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीन छीनी जा सकती थी, ये भी सही है। तो ये कौन सा सत्य है? तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। और 1882 में से रिपन द्वारा हटा दिया गया था। और इसी के तहत जो है हम लोग का क्लास 10th में जो है कुल 5 अध्याय दिया गया था और 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th को देखेंगे। तो पहले हम लोग क्लास 11 देखने से पहले जो है क्लास 10 तक ज्योग्राफी का जो है 2 वीडियो आना है, क्लास 9th और 10th का। तो हम लोग पहले ज्योग्राफी करेंगे और इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल लाएंगे। साइंस का सर करवा रहे हैं, जो भी वीडियो नहीं देख रहे हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। साइंस में भी क्लास 9 तक कंप्लीट करवा दिया गया है। देखिए आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं। वहाँ जो है इंपॉर्टेंट क्यूज, PDF और टेस्ट भी करवाया जाता है। तो थैंक यू सो मच।